नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ला। आज हम बात करेंगे फिर से जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद किस तरह से भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं और आगे किस तरह से भारत करारा जवाब देगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मधुबनी में साफ साफ कहा है कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। कल एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जानकारियां दी गई कि जो सिंधु जल समझौता है 1960 में जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है, फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया है। वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए। अटारी जो बॉर्डर है उसको क्लोज कर दिया गया है। और इस रिटेलिएटरी जो पाकिस्तान ने भी कुछ एक्शन लिया, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस के लिए, जो भारतीय जो एयरलाइंस है उनके लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। सवाल यह है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है मधुबनी में कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो वो क्या कदम हो सकते हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ देर बाद ऑल पार्टी मीटिंग है। उसके पहले राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने के लिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह वहाँ गए हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, बहुत सारी बैठकें चल रही हैं और हमारी सरकार पर जनता का बहुत दबाव है कि कुछ करिए ताकि आतंक का खात्मा हो, क्योंकि बीच बीच में इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो पूरे देश का दिल को झकझोरने वाली होती हैं और लोग इसको लेकर के बहुत दुखी भी हैं, लेकिन बहुत ही आक्रोश में भी हैं। मैंग सर, ऑल पार्टी मीटिंग होनी है, एक तो यूनिटी का संदेश जाएगा कि इस पूरा देश इस मुद्दे पे एकजुट है और हमेशा रहा भी है। भारत की एक खासियत है कि जब भी कोई ऐसा हमला होता है, देश पर हमला होता है, पूरा देश एकजुट खड़ा होता है। उसके बाद आप बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। कल की मीटिंग आपने देखी, जो सीसीएस की मीटिंग हुई, उसके बाद भारत ने जो एक्शन लिया, सिंधु, खासकर जो बहुत ज़्यादा चर्चा है, जो सिंधु नदी समझौता है उसको स्थगित किया है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और आपको क्या लग रहा है कि अभी और क्या किए जाने की ज़रूरत है? अभी हम लोग आ रहे थे तो न्यूज़ रूम में एक र्यूमर सुने कि पाकिस्तान शायद अनाउंस करने वाला है कि हम शिमला समझौता को नहीं मानते हैं। अब हमको लगता है कि ये बड़ा हम लोग को बड़ा सूट करता है। वो शिमला समझौता का नहीं मानना मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, एलओसी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको नहीं मानना। भारत का तो हमेशा से ही दावा है कि हम जो उधर वाला जो है वो हिस्सा पीओके जो है, सो कॉल्ड पीओके, उसको हम मानते ही नहीं हैं। हम तो अपना हिस्सा मानते हैं और उसको मिला देंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर ये होता है कि हम उस लाइन को नहीं मानेंगे तो इंडिया का रास्ता आसान हो जाएगा उसको हथियाने का। ये तो लेकिन जोक वाला हो गया। लेकिन सबसे जो सब्सटेंटिव चीज़ हुआ है, जैसे आर्मी के वोकेबलरी के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि एस्केलेशन लैडर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। सीढ़ी जो है, तनाव वाली सीढ़ी में हम कितना चढ़ रहे हैं। और आज के फैसले से और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से लग रहा है कि उसमें सीढ़ी में हम लोग काफ़ी चढ़ गए। जैसे भारत की तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ है वो इंडस वैली वाला जो रिवर सिस्टम का जो समझौता था 1960 का, उसको अगर हम स्थगित कर देते हैं तो अब अगला महीना, अभी भयानक गर्मी का समय है, उस रिवर सिस्टम से 70 to 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा इरिगेशन के लिए होता है। और हमारे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का हिस्सा अभी भी बहुत बड़ा है। तो इरिगेशन को प्रभाव पड़ेगा। और अभी गर्मी है, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, कुछ दिन के बाद इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। अभी अगर इंडिया ने उसको चोक कर दिया, इंडस वैली में बेसिकली 6 रिवर के पानी का कैसे बंटवारा होगा, तो 3-3 बांट लिया गया था कि 3 हमारे पास, ईस्टर्न वाला हमारे पास, वेस्टर्न वाला उनके पास। ये बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास और हम बहुत लिबरल रहे हैं कि 70% पानी पाकिस्तान को जाता है, हमारे पास 30%, जबकि हमारी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लिबरली हमने लिबरल अपना दिलेरी दिखाई तो पाकिस्तान उसको अच्छा नहीं मान रहा है, अब भुगते वो। तो ये हमारे तरफ से बहुत बड़ा कदम है। पाकिस्तान के तरफ से एक कदम जो आया है उसका इम्पैक्ट हमको भी पड़ेगा। जैसे वहाँ के एयर स्पेस से के जरिए हमारे विमान नहीं जा पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो इससे हमारा बाहर जाने का, खास करके वेस्टर्न कंट्री और यूएस जाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये एस्केलेशन लैडर में बढ़ना, मेरे हिसाब से ये साफ दिख रहा है कि ये अब हम बढ़ रहे हैं दोनों तरफ से। आपने पानी की बात की, सुमित सर, कल आपके साथ आपके शो में पाकिस्तान से भी लोग जुड़े हुए थे और पानी वाले मसले पे बात हुई। मैं देख रहा था उसको, उस क्लिप को इतना ज़्यादा जो है उसको देखा जा रहा है, 32 लाख 31 लाख लोग उसको देख रहे हैं उसको।
क्या पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन है भारत ने जो ये कदम उठाया है पानी को लेकर के? दो चीज़ें हैं, एक तो आपका सवाल और दूसरा फैक्ट। मैं मयंक जी की बात से अमूमन सहमत होता हूँ, पर मुझे लगता है कि फैक्चुअली इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तीन नदियाँ आपने बिल्कुल ठीक कही, सिंधु बेसिन की 6 नदियाँ हैं, तीन नदियाँ बांटी गई, सतलज, रावी और व्यास ये हमारे हिस्से में आई, चिनाब, झेलम और सिंधु ये पाकिस्तान के हिस्से में गई। तो जिस सिंधु के पानी को रोकने की बात की जा रही है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उस समझौते का हिस्सा ही है कि 80% पानी इन तीनों वेस्टर्न नदियों का पाकिस्तान को जाएगा। भारत उस पर 1960 का सिग्नेटरी है, जवाहरलाल नेहरू के समय का, अयूब खान साहब वहाँ के राष्ट्रपति थे। 80% पानी पाकिस्तान को जाता ही है। और इन तीनों नदियों पे जो भारत, क्योंकि चीन से निकलती हैं, उद्गम उनका चीन में है, भारत से गुजरती हैं तिब्बत में, हाँ वो तिब्बत, चीन उसका अपना हिस्सा कहता है, तिब्बत से निकलती हैं, भारत से गुजरती हैं, पाकिस्तान में जाती हैं। इन तीनों नदियों पे जो पाकिस्तान में जाती हैं, जो कि वेस्टर्न साइड की मानी जाती हैं, इन तीनों नदियों पर हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई डैम हमारा नहीं है। तो पहली बात तो ये कि हम पानी रोकेंगे कैसे, हमारे पास जो रिजर्वायर्स हैं उसकी क्या इंतज़ाम है। जो रिजर्वायर्स बने हैं हमने अपनी 20% पानी के लिए, खेती के लिए, वो भरे हुए हैं ऑलरेडी। उसका अगर हम पानी रोकेंगे तो हमारे यहाँ बाढ़ आ जाएगी। अगर हम ऐसी कोई प्रयास करेंगे तो पंजाब का वो इलाका और हरियाणा का वो इलाका, वो उस पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। ये एक सबसे बड़ा कैच है इस पूरे घटनाक्रम का। मुझे लगता है कि ये जल शक्ति मंत्रालय को या जल संसाधन मंत्रालय को अपने देश में ये साफ करना चाहिए इस बात को कि हम ये कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान पे हमने पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान में अकाल पड़ जाएगा, पाकिस्तान में जल प्रहार कर दिया हमने, पर इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी है कि जब आप पानी किसी का रोकते हैं, पानी पे किसी का अधिकार नहीं है भाई। आप पानी रोक देंगे अगर पूरी तरीके से, तो आम पाकिस्तानी के काम आने वाला है। अगर मान लो उसमें हाफिज़ सईद भी अगर पानी पीता है तो आम पाकिस्तान का नागरिक भी पीता है। और ऐसे तमाम हिंदुस्तानी लोग होंगे जिनके बच्चे पाकिस्तान में ब्याहे हुए हैं, जिनके वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, वो सभी प्रभावित होंगे। तो ये फैसला करना अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपने खिलाफ भी जा सकता है। तो पहली बात तो मेरा कहना ये कि ये हो नहीं सकता कि आप पानी रोक पाएँ, क्योंकि आपके पास सिंधु पे कोई डैम नहीं है, ये फैक्ट है। आप पानी रोक ही नहीं सकते, अपने रिजर्वायर्स को भर सकते हैं, इतना है। असर क्या होता है कि हम पाकिस्तान के डेलीगेशंस को साल में कई बार ये मौका देते हैं इस संधि के तहत कि वो आके मॉनिटरिंग कर लें कि पानी का प्रभाव ठीक है कि नहीं, जिस रेशो में पानी ऊपर से आ रहा है उस रेशो में पाकिस्तान तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, वो हम रोक सकते हैं। क्या उनके हम एक्सेस नहीं देंगे, जो जिस तरीके से 2 दिन में तनाव हुआ है डिप्लोमेटिकली, ये हम कर सकते हैं। हम पाकिस्तान को एक्सेस ना दें, हम ना बताएं कि क्या हो रहा है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो कल के शो में बात हुई, जिस गेस्ट ने कहा, उसने भी यही कहा, पानी बंद करना आसान काम नहीं है। आप कर भी देंगे, अगर मतलब ये फिर बोलने की बात क्या थी, कर देते आप, आपको बताने की ज़रूरत थी, आप कर देते, पर नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मान्यता प्राप्त है। जो हमने रावी पे डैम बनाया है जो इंडिया के साइड पे, और प्लस किशनगंगा का जो डैम है, वो उस पर आज भी डिस्प्यूट चल रहा है। पाकिस्तान उसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर के पास लेके चला गया है 2015 में, 15 से लेके 25 हो गया, 10 साल में कोई फैसला नहीं आया। भारत ने उस प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेना बंद कर दिया है कि उनको भारत के हमारे विदेश मंत्रालय को अधिकारियों को लगता है कि पाकिस्तान का केस मजबूत है उधर, तो वो अब हम लोग उस पर अपीयर ही नहीं होते हैं। ये भी खबरें अखबारों में छपी हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत कैच है। सिंधु का जल रोक देना, हेडलाइन में चलना, जल प्रहार होना, ये सब अच्छा लगता है और होना भी चाहिए। अगर हम ये कर सकते हैं तो वो कैपेबिलिटीज़ अभी हमारे पास नहीं है कि हम पानी को रोक पाएँ, खासकर सिंधु के हिस्से की जो 3 नदियाँ हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान के संदर्भ में, हमने मेडिकल वीज़ाज़ कैंसिल कर दिया। अभी अनाउंसमेंट हुआ कि जो मेडिकल वीज़ा पे पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आके इलाज करा रहे हैं, वो 29 तारीख के पहले लौट, 27 से 29 को डेट दिए कि इसके पहले लौट जाए। बाकी नॉर्मल वीज़ा 27, हाँ, नॉर्मल वीज़ा 27 तक है, मेडिकल वीज़ा 29 तक है, उनको लौटने को बोल दिया गया है। पाकिस्तान भी वहाँ से अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है। पाकिस्तान ने भी वहाँ से अटारी बॉर्डर बंद कर दिया है। हमारे लोग जो सेम चीज़ जो आपने यहाँ किया, वो वहाँ से रेसिप्रोकेट कर रहा है। पाकिस्तान की जो आज जो बैठक हुई, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, और उसमें जो उनका प्रेस रिलीज़ आया है, उसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान में जिस तरीके के साथ माइनॉरिटीज़ के साथ एट्रोसिटी हो रही हैं, और हाल ही में जो वक्फ बिल आया,
जिस तरीके से मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल चर्चा कर कर हमको सलाह दे रही है कि आप जो कर रहे हो इसीलिए आपके देश के मुसलमान जो है आपके खिलाफ हो गए। ये जो नरेटिव है, मतलब शहबाज शरीफ साहब जैसे को समझना चाहिए इन साहब लोगों को कि कश्मीर में पिछले 24 घंटे में या 36 घंटे में जब से हमला हुआ है, जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो किलिंग्स के अगेंस्ट हुए हैं। वो जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ हुए और लोकल्स कर रहे हैं, चाहे जम्मू में ले लें, चाहे पहलगाम में ले लें, चाहे श्रीनगर में ले लें, चाहे तंगधार में ले लें, चाहे किश्तवाड़ में ले लें। कम से कम 6-7 बड़े शहरों से रिपोर्ट आई है कि सब लोग इस फेवर में हैं कि जो जहाँ पर इकोनॉमी को रिवाइव किया जा रहा है, शांति आ रही है, भारत के साथ विकास में खड़े हुए हैं। आज तक नहीं हुआ 70-75 सालों में इंडियन स्टेट, वो उसको इंडियन स्टेट कहते हैं कि आप हिंदुस्तान के लोग हैं, हम कश्मीर के लोग हैं। इंडिया के साथ खड़े होकर कश्मीरियों ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया इतने बड़े लेवल पर। इक्का दुक्का जगह होता होगा, हर शहर में हो रहा है, हर जगह से बाइट आ रही है, ऑन रिकॉर्ड आ रहा है कि जो कर्मचारी वो हैं उनके बिजनेसमैन, पोनी वाले और चाय वाले और कहवा वाले, वो सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि हमारे तो पेट पे लात मार दी, हम कहाँ जाएंगे। 100% कैंसिलेशन हो रहा है, फ्लाइटें खाली जा रही हैं। इंडिगो की फ़्लाइट की फ़ोटो वायरल है, आज 2 आदमी बैठे पूरी फ्लाइट के अंदर। शिव अरू ने ट्वीट किया अपने हैंडल पे, देखा मैंने शिव के। मैं कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा चोट पाकिस्तान को लग रहा है और पाकिस्तान को लग रहा है कि वो वक्फ की बात करेगा शहबाज शरीफ और हिंदुस्तान ने चुप बैठेगा, तो इसीलिए डिप्लोमेटिक लेवल पर जो स्टेप उठाने थे वो उठाए गए। वीज़ा कैंसिल और डिफेंस अटैचीज़ को बुलाना और ये सब सिंधु की बात। असली बात तो अब होगी और वो होगा जिस तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल पर हिंदुस्तान दिल्ली में मौजूद तमाम राजदूतों के साथ आज विदेश मंत्रालय के बैठकें चल रही हैं। शायद ब्रीफ किया जा रहा है कि भारत क्या करने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार ये जो बालाकोट हुआ था उससे कहीं बड़ा चीज़ होने वाली है। ये सिर्फ बालाकोट या टेररिस्ट कैंप तक नहीं होगा कि गए और रात भर में लौट आए सर्जिकल स्ट्राइक करके या अपने एयर स्ट्राइक की और वापस आ गए, या उतना नहीं होगा। ये आगे जाने वाली चीज़ें हैं। आसिम मुनीर का जो बयान है पाकिस्तान के जनरल का, वो ये चुनौती दे रहा है भारत के हुक्मरानों को कि जवाब दो। और अब तो उन्होंने वो खुली प्लेट पे ऑफर दे दिया है कि हमने आपके घर में घुस के मार दिया है, अब हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। संजय सर, प्रधानमंत्री का जनता के बीच में बोलना कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और जो सुमित सर ने कहा कि इस बार का जो जवाब होगा वो बालाकोट या उरी सर्जिकल स्ट्राइक से भी कई गुना बड़ा होगा। इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो जो अटैक हुआ, पीएम ने कहा कि नॉट जस्ट ऑन जो निहत्थे लोग थे उन्हीं पे नहीं, भारत की आत्मा पे था। मैं इसको एक वॉर की तरह लेता हूँ, क्योंकि अभी तक जो था आप यहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज इस पे उस पे कर दिए। आप कश्मीर जाते भी तो सिक्योरिटी वाले लोग कहते कि ये मुझे खतरा मुझे है, आपको नहीं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, वहाँ के लोगों की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और उसका। तो ये जो अटैक है ये सामान्य चीज़ नहीं है और सामान्य लेना भी नहीं चाहिए। कल का जो रिएक्शन था, देखिए 2-3 चीज़ें एक साथ हुई। गृह मंत्री का उसी दिन श्रीनगर जाना, उस दिन रहना, मीटिंग वो करना, पीएम का वहाँ कैंसिल करना और सऊदी अरेबिया को उसी दिन कंडेम करना, मतलब उनके साथ, और बाद में भी प्रेस स्टेटमेंट इशू करना। थोड़ा सा मैं सुमित जो कह रहे थे उससे मैं थोड़ा सा इंडस वाटर वाले पे वो भिन्नता रखता हूँ। इस बीच में हमने उस इलाके में ये एक भारत ने बहुत ही मैग्नानिमस जो होता है ना, नेहरू जी का जो दरिया दिल था, नेहरू जी ने मतलब दरिया दिल ही पूरा खोल दिया कि तुम ले जाओ भाई जो तुमको ले जाना है। पार्टीशन के बाद हमने उनको धन दिया, दौलत दिया, उनको सब तमाम चीज़ें पाकिस्तान को करी और उसके बाद ये भी वो दे दिया। तो एज़ इट इज़ ये हमारे लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल था। हमने इस पे अंकुश लगाया है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। अब अगर आप मजबूत हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट कुछ नहीं करता, कुछ करने की हैसियत में नहीं होता। रशिया यूक्रेन देख लीजिए, चाइना दुनिया भर में घुसा जा रहा है, वो देख लीजिए, कहीं और का कोई सिचुएशन देख लीजिए, इजराइल का देख लीजिए, यूएन का वहीं सिक्योरिटी काउंसिल का जो भी है रेजोल्यूशन को वहीं पे इजराइल का जो भी वहाँ नुमाइंदा है मुंह पे फाड़ के फेंक देता है। तो ये आप कमज़ोर रहेंगे तो वो सारे इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, हाँ इंटरनेशनल ओपिनियन हम बनाते हैं, जैसे जो सुमित कह रहे थे कि उनके साथ वो बातचीत चल रही। पाकिस्तान वाले कल से क्या कह रहे हैं कि ये नई इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, इसको आप वायलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई?
तुम हमें घुस करके हमारे यहाँ ये कर सकते हो, ये मतलब कोई अग्रीमेंट है और हम क्यों माने इसको। किसी समय में एक भूल हो गई तो भूल का सुधार भी होना चाहिए। और इस बीच में कई तरह के वहाँ पे चेक एंड डैम्स का निर्माण हुआ है। इस समय में मैं ऑफ हैंड आपको वो नाम नहीं दे पाऊँगा, जिसके माध्यम से उनको पानी जो है वो हम कर्टेल जरूर कर सकते हैं, अगर पूरी तरह रोक नहीं सकते हैं तो कर्टेल कर सकते हैं। और कर्टेल करना ही ठीक है, पूरी तरह से वो ड्राई करने से मतलब हमारी भी समस्याएं होगी, उनके यहाँ भी होगा। दूसरी चीज़ जो है उसके साथ वहाँ एक चीज़ और भी जुड़ा हुआ आ रहा था, जिस पे शुरू में ही आपने चर्चा की कि आते आते एक बात हुई कि 5 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और शायद शिमला अग्रीमेंट से बाहर हो जाएं। ये कल से वहाँ कल से कई लोग वो कह रहे हैं, उनके जो कुछ मंत्री कह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि हमें से, अरे भाई शिमला अग्रीमेंट, ये दोनों इंडस वाटर ट्रीटी और शिमला अग्रीमेंट, इंदिरा गांधी ने बहुत ही गलत काम किया था शिमला अग्रीमेंट करके। हम एक वॉर लड़े थे, उस वॉर में हम जीते थे और उनके लाखों लोग हमारे बंदी थे, और उसके एवज में आपने क्या किया। हम शांति और वो सौहार्द चाहते हैं, जहां हमारी सेनाएं उस दिन खड़ी थी, व्हाटएवर कट ऑफ डेट 71 का वो जो है उस LOC के इधर उधर वो हम वो सब वो मानेंगे। और बाकी कुछ साल पहले उनकी वॉर विडो जो थी 71 की, किसी सेरेमनी में उनको बुलाया गया था किसी तरह का अवार्ड देने, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हमारे लोग हमारे मतलब लड़े मरे इसलिए और वॉर जीते, और आपने क्या किया, प्लेटर में सब कुछ पाकिस्तान के खुशहाली के लिए दे दिया। लिया क्या उनसे? 71 शिमला समझौते में हमने लिया क्या? मैं शिमला समझौता पढ़ रहा था, समय नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ के सुना दूँ। पूरे में क्या है कि कोई भी आपके उसमें किसी तरह का कोई पीसफुल रहेगा, कोई स्पैट नहीं करेगा, फलाना चिलाना, पाकिस्तान डे 1 से वायलेट करता आ रहा है, तो निकल जाना भाई। बांग्लादेश अलग हो गया, मतलब लिया तो 2 टुकड़ों में बांट दिया पाकिस्तान। बांग्लादेश, अभी तो बांग्लादेश की हम बात नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो हम पाकिस्तान 71 में ही तो 2 टुकड़े में बांट क्या दिया। मिला उससे? बांग्लादेश तो अलग कर दिया, हमें क्या मिला? हमारे लोग जो मर गए या POK या कश्मीर में क्या किया, क्या कंसेशन लिया हमने कि हम शांति से बात करते रहेंगे, बाइलेटरल टॉक से डिसॉल्व करेंगे, ये हमने समझौता किया? ये कौन सा समझौता था भाई? इशू तो लड़ाई तो कश्मीर को लेकर के हुई ना, या उस समय बाकी उसमें भी आप करें 25 साल से जो इशू चला रहा है, कश्मीर नाम नहीं लिखा, उसको हम और किसी भी तरीके से नहीं, हम बाइलेटरल टॉक से ही वो सुलझाएंगे। क्या गेन किया आपने? तो सवाल ये है कि आप पहला पहलू ये, दूसरा पहलू कि चले जाएं उससे, उसमें एज इट इज़ हर दिन वायलेट होता रहा। अब 3 पेज का वो एग्रीमेंट है, वो पढ़ लीजिएगा, MEA के वेबसाइट पर पढ़ा हुआ है वो, या अन्य जगह भी है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ जो शहबाज शरीफ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग और उसके जो रेजोल्यूशन बता रहे थे सुमित, थोड़ा सा अगर इस तरह से कहूँ कि उन्होंने शायद रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट कल का पढ़ लिया या सुन लिया और उसी को उन्होंने टिप दिया पूरी तरह अपने उसमें, या लगभग जितना अभी मैंने सुना, मैं पूरा नहीं, उसी को टिप दिया उन्होंने अपने उसमें कि वहाँ वक्त हो रहा है, मुस्लिम हम इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि ख़तरे में हो गया है, सौहार्द खराब हो गया है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब बच गया कि PM ने जो कहा और आगे क्या होगा। PM ने जो कहा है कि जहाँ भी दुनिया के परसू टिल एंड ऑफ द अर्थ, अगर आप देखेंगे तो पहले उरी के बाद 2 चीज़ें उसमें ध्यान देने की योग्य हैं। उरी के बाद अगले दिन जब PM का था, उन्होंने मॉर्निंग में मेरे ख्याल में एक रेलवे का कार्यक्रम था, उन्होंने उस रेलवे का कार्यक्रम को जारी रखा था। और जब गए थे उस दिन सुबह में बहुत सारे लोग का था कि इतनी बड़ी घटना के बाद ये क्या कर रहे हैं PM, आज वहाँ पे गए हैं। उन्होंने एक बात कही थी वहाँ, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और इसका अंजाम वो भुगतेंगे। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक हुआ, ये तमाम चीज़ें हुई। आज जो उन्होंने कहा है, एक तो मतलब 3-4 चीज़ें वो हो रही हैं, क्योंकि हमने पहले 5 जो कदम कर लिए वो स्टेट ऑफ वॉर ही है। आप आज का वॉर 3-4 फ्रंट पे लड़ते हैं। एक पहला है डिप्लोमेटिक फ्रंट, जो कह रहे थे कि मतलब वो न्यूज़ के हिसाब से कह रहे थे कि तमाम जो राजनयिक हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनमें इन्वॉइसेस के साथ मीटिंग हो रही, तो आप एक इंटरनेशनल ओपिनियन भी उसके साथ बनाते हैं। क्योंकि आप देखिए इजराइल के अगेंस्ट में 5 लोग हैं तो 10 लोग पक्ष में खड़े हैं, राइट? तो आप एक अपना एक तैयार करते हैं। दूसरी चीज़ है प्रेसिडेंट से मिलना, तो उनको वो ब्रीफ करना, कल वाली जो भी CCS का डिसीजन है
सुप्रीम कमांडर हैं तो वो चीज़ उनको ब्रीफ की जाएंगी और बाकी होगा, और कुछ वो चीज़ें तो वो प्रोटोकॉल वाला है। अब बच जाता है कि जब आप स्टेट ऑफ वॉर जैसा, और दूसरा है मिलिट्री एक्शन, जहाँ चूक हुई थी मिलिट्री एक्शन में, जो वाजपेयी जी ने जब उनकी सरकार थी और पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, इस दो तरह के आप हमले, एक मुंबई वाला जोड़ सकते हैं और एक पार्लियामेंट वाला। मुंबई वाले के बाद मनमोहन सिंह की तरफ से किसी भी तरह का एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ था। पार्लियामेंट अटैक के बाद वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि लड़ाई आर पार की होगी, और ऑपरेशन पराक्रम करके वो मसला ख़त्म हो गया था। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर लड़ाई होगी तो पे वाजपेयी जी की कला थी, वो तो पे खेल गए, हमने तो बोला था, तो वो हुई नहीं। इस सरकार में ऐसा तो वाला या अगर मगर वाला सिचुएशन मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि जितना उनके अंदर, मतलब आपने कहा कि लोगों के अंदर वो आक्रोश है, सरकार डेफिनेटली वो आक्रोश और सरकार पे पॉपुलर प्रेशर भी है, लेकिन साथ साथ सरकार के लिए ये बहुत अहम है, क्योंकि इस घटना के बाद कश्मीर का जो पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी वाली जो कहानी थी, वो बाकी वो कहानियाँ लोकल लेवल पे जो भी चले, लेकिन आप अपने साइकी के हिसाब से या परसेप्शन के हिसाब से देखिए तो कश्मीर 15-20 साल पीछे चला गया। आज से 10 साल तक या 5 साल तक आने वाले बहुत लंबे समय तक कोई कश्मीर जाने से हिचकेगा, और कश्मीर थ्राइव करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कोविड के बाद, मतलब उनको पहला जब विजिटर दिख रहा था तो उनको लग रहा था कि मतलब कुछ होगा। ये पूरे अगर बेल्ट में आप ट्रैवल करेंगे तो वहाँ टूरिज़्म के लिए या गेस्ट को रिसीव करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें आ गई हैं, और वो खुल करके मिल रहे हैं। तो हमारा वो वाला जो चीज़ है उसको बहुत गहरा धक्का लगा है, क्योंकि पोस्ट 370 वहाँ पे सिचुएशन ग्राउंड में, हालत में थोड़ा लंबा ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, वो बदलाव हुआ था। ये होने से वो वाली चीज़, मतलब उनका पर्पस भी यही है, उनका पर्पस भी यही है। दूसरा ये आइडेंटिफाई करके जो चीज़ें हुई हैं, अब वहाँ जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं वो वहीं के लोकल लोग हैं, ऑब्वियसली, जो तस्वीरें हमने देखी हैं। जो बाकी वहाँ के लोग, कई लोग उसका अलग अलग वो मायने देख रहे हैं, मैं सिर्फ एक मायने देख रहा हूँ कि कश्मीर की जो बहुसंख्यक जनता है वो चाहती है शांति, वो चाहती है शांति, वो चाहती है डेवलपमेंट, और वो चाहती है इंटीग्रेशन। अब ये रेल लाइन जो खुलने वाला है, जो पुल का अभी उद्घाटन अदरवाइज चुनाव वाला हो जाता, तो ये डायरेक्ट रेल कनेक्शन काफ़ी बड़ा होता, उसको भी एक झटका देना है। टूरिज्म को बहुत बूस्ट देता है तो उस टूरिज्म को आपको, मतलब कल्चरल एक्सचेंज को, थॉट वाइज, मतलब टोटल जो इंटीग्रेशन की बात थी, वो ये थोड़ा सा उस पर हमें आघात देता है। अब अगर आपका एक्शन जो, लेकिन एक सेक्शन जो है वो तुला हुआ है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि हर समय वो रेडिकलाइज्ड माइनॉरिटी जो होता है, माइनॉरिटी इन द सेंस, मैं उस माइनॉरिटी कहीं 10 गुंडे ही अगर हैं और एक मोहल्ला पूरा का पूरा सोसाइटी को धमका करके चले जाते हैं, कैसे? वो नुकसान जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है। और मुश्किल ये है कि इसमें एक नैरेटिव जो घुसता है कि कश्मीर वो सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। अरे कौन सा टाइम बॉम्ब भाई? अगर टाइम बॉम्ब पे कश्मीर बैठा था तो ये गलत है, ये लोग जो सड़क पे निकले हुए हैं, मतलब दोनों में से एक ही चीज़ सही हो सकती है। तो ये एक जो वो लोग कह रहे थे, उनको थोड़ा सा इस समय में बल मिल रहा है जो बल नहीं मिलना चाहिए। एक्शन का टाइमलाइन कोई नहीं बता सकता, क्योंकि एक्शन अगर है इस तरह का तो वो सरप्राइज ही होगा, सरप्राइज होना भी चाहिए। मतलब कि कहीं भी किसी भी चीज़ में होता है, आम लाइफ में होता है, बाकी चीज़ तो वॉरफेयर जैसी चीज़ तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। किस स्केल का होगा, कैसा होगा, क्या होगा, वो कोई नहीं कह सकता। लेकिन उरी और बालाकोट के बाद का रिएक्शन देखते हुए हम लोग ये मतलब कह सकते हैं कि कुछ न कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान भी उसके लिए तैयार है, इसलिए कोई नया मेथड होगा इस बार, होना चाहिए बनिस्बत की पिछले 2 बार जो हुआ। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया, बट उस फ्लो में आ गया। सिकता मैम, ये जो बात हुई कि सुमित सर ने भी कहा, संजय सर ने भी कहा कि इस बार जो उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या पुलवामा के बाद जो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, इस बार उससे भी बड़ा होगा। आपको लग रहा है क्या होगा? क्या हम पीयूके को जो वापस लाने की बहुत सालों से मांग होती है, क्या उस तरफ भी हम बढ़ सकते हैं या कुछ दूसरा एक तरीका होगा? सबसे पहले तो जो रिएक्शंस पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, मैं अभी जब आप लोग बातचीत कर रहे थे, मैं शहबाज शरीफ का टाइमलाइन देख रही हूँ।
बॉर्डर्स पर उन्होंने भी एस्केलेट कर दिया है अपने फोर्सेस को, और टाइमलाइन में कोई भी रिएक्शन नहीं है इस पूरी घटना को लेकर। तो ऐसे में इस देश का इन्वॉल्वमेंट, जो सर्वोच्च नेता है उसका इस वक्त, उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस टाइमलाइन में कि कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने बाकी बहुत सारी चीज़ें, तुर्की में अर्थक्वेक आया और अंकारा विजिट के बारे में वो जो भी कह रहे हैं, तो और इसके अलावा जो लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं उनके, जो अपने पूर्व खिलाड़ी हैं वो कह रहे हैं कि ये अंदाज़ा दिखाता है कि इस तरह का रिएक्शन अगर उनके टाइमलाइन में नहीं है शहबाज शरीफ के, तो दिखाता है कि ये देश वाकई क्या कर रहा है। मुझे लगता है ये इकलौता ऐसा देश है जिसके लिए आर्मी काम नहीं करी, आर्मी के लिए देश काम करता है, तो ये वो देश है। और इसका जवाब यहाँ से इस वक्त जाना होगा। टाइमलाइन, जैसा कि संजय जी कह रहे हैं कि टाइमलाइन हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया है कि इसका जवाब ज़रूर मिलेगा और एक एक जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ ज़रूर दिया जाएगा। पिछले 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं उन परिवार वालों के रिएक्शंस। वो छोटा बच्चा जिसने अपना बचपन खो दिया है, अपने पिता को अपने सामने मरते देखा है, तो उसका इंसाफ होना चाहिए, उसके लिए इंसाफ होना चाहिए। उसके लिए बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं ज़्यादा और कहीं बड़ा एक तरह से जवाब आना चाहिए, ये ज़रूरी है इस वक्त। और ऐसे में ये सवाल भी उठता है, मैं आप सभी से मैं पूछूंगी एक्चुअली कि आप 370 के बाद भी बहुत काम होना अभी ज़मीन पर बाकी है। ये पहलगाम का ये हमला ये भी बता रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि एक तरह से हम रीथिंक करें। जनवरी में मैं खुद पहलगाम में थी, सब कुछ ठीक था, सब अच्छे से चल रहा था, लोकल से बहुत इंटरेक्शन हुआ, बहुत खुश थे वो जिस तरह से वहाँ पर इकॉनमी को बूस्ट मिला है टूरिज़्म से, और फिल्म्स की शूटिंग हो रही है वहाँ जाकर, टूरिस्ट विदेश नहीं जा रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे थे स्नो देखने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें लगातार पिछले कई सालों में हुई थी। तो लेकिन क्या वी गॉट रिलैक्स्ड मच बिफोर टाइम, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, आतंकवाद ख़त्म हो चुका है, अनरेस्ट ख़त्म हो चुका है, या फिर दबे स्वरों में वहाँ पर किसी तरह का जुड़ाव है सरहद पार से लोकल्स का, वो उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है अभी। और ये एक तरह से एक बार फिर वेकअप कॉल है कि अभी हमें और भारत को इस वक्त एक तरह से एक रीलुक करना होगा, रीथिंक करना होगा कश्मीर को लेकर, जो एक यूथ को लेकर तमाम रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही थी, लेकिन क्या उस पर वाकई काम हुआ और क्या वो लोकल्स एंगेज हो पाए? जी, इसका रोजगार से मतलब नहीं है। आई एम सॉरी टू नहीं, मैं कह रही हूँ कि पिछले 10 rethink सालों में जो इसका रीथिंक में रोजगार से और इस आतंकवाद का लेना देना नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इकोनॉमी को बूस्ट जिस तरह से मिला है, हम अश्योर्ड थे कि बहुत कुछ सही दिशा में चल रहा है, पटरी पर चल रहा है। तो वी नीड टू रीलुक ऑल्सो। और वेकअप कॉल एक बार फिर है कि हम अभी कश्मीर को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते, अभी हमको उस पर एक निगाह रखनी होगी, क्योंकि ये पहलगाम का यह हमला बहुत बड़ा एक हमला है जो चोट पहुंचा रहा है आम जनता को। इसीलिए वाटर ट्रीटी जो सुमित कह रहे थे कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में हम जाके वहाँ फंस सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ की आम जनता इस तरह से आहत हुई है, इतना बड़ा प्रहार उस पर हुआ है, तो ज़रूरी है कि भारत उसी तरह का प्रहार वहाँ की आम जनता को करे, तभी वो दर्द शायद वहाँ महसूस होगा। मयंक सर, अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, कुछ छोटी छोटी टिप्पणियाँ। ये मतलब एक जन दबाव बहुत ज़्यादा होता है कि बदला लेना है, बदला लेना है। सरकारों के ऊपर कितना प्रेशर होता है, किस तरह का रिटेलिएशन हो, क्योंकि आपको अपनी इकोनॉमी भी देखनी है, आपको अपने भी चीज़ें, क्योंकि आप जब एक वॉर लाइक सिचुएशन में जाते हो तो उसके बहुत लार्जर इम्पैक्ट होते हैं, वो बहुत ही त्वरित प्रक्रिया ऐसा नहीं होता। और जो बात हो रही है, सुमित सर या संजय सर ये कह रहे हैं कि इस बार तो पिछली बार से भी बड़ा कुछ जवाब होगा। हमको लगता है कि सबसे इफ़ेक्टिव, वॉर से भी ज़्यादा इफेक्टिव अगर हो सकता है तो वहाँ के रूलिंग स्टैब्लिशमेंट को पूरी तरह से कैसे आइसोलेट किया जाए। तो यहाँ जैसे भारत में अगर दवा है कि बदला लो, भारत में अगर है तो भारत के तरफ से, और मेरे हिसाब से इसको खुलेआम कर देना चाहिए, वहाँ के रूलिंग स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वहाँ के लोगों को खड़ा करें और एक्सपोज करें कि ये जैसे पाकिस्तान आर्मी का अस्तित्व ही है कि कश्मीर के मसले को
सुलगता हुआ रखने का, उसी के चलते वो अपना अस्तित्व बनाए हुए है। जैसे पिछले 2-3 साल से हमें जो बहुत ढेर सारी स्टोरी का एक पैटर्न है कि वहाँ का आर्मी जो है हर दिन एक्सपोज होता जा रहा है, और वो आर्मी का दखल इतना ज़्यादा। अब इमरान खान जेल में है, अभी पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर वही हैं, और वो जेल में है क्योंकि आर्मी के वो पसंदीदा नहीं है। तो और आर्मी का अस्तित्व है, वहाँ के आर्मी का कश्मीर इशू सुलगता रहे, ताकि उसको अपना एग्जिस्टेंस दिखे कि भारत की तरफ से खतरा है हमको, इसलिए हमको मजबूती चाहिए। भारत को चाहिए कि वहाँ के लोकल आंदोलन को अब खुलेआम हवा दे, कोई किसी ओपिनियन की, वो सबसे इफेक्टिव होगा। लड़ाई करके आप मामूली जीत 2-4 दिन के लिए, कुछ महीने के लिए जीत हासिल कर ले, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। वहाँ के रूलिंग स्टैब्लिशमेंट को एक्सपोज करना पूरी तरह से कि ये गंदा खेल में जुड़े हुए हैं, जिससे किसी का भला नहीं हो रहा है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक वो लोग पूरी तरह से एक्सपोज नहीं होंगे, तब तक ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। सुमित सर, इसी वाली बात को आगे बढ़ाते हुए, जो सिक्ता मैम ने भी जो साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को भले दिखने में लोकतंत्र है, लेकिन चलाती आर्मी है एक तरह से, ये आरोप लगते रहे हैं दुनिया भर में। सच्चाई है, आरोप सच्चाई है ये। तो जो ये कह रहे हैं कि उसको ब्रेक करने की जरूरत है, और उसमें भारत की भूमिका कैसे होगी, क्या वो उतना आसान है? आसान नहीं है। देखिए, कूटनीतिक विषय वैसे भी आसान नहीं होते हैं, और जब आप एक सफल डेमोक्रेसी में हो, ऐसे में कूटनीतिक मामलों में सबको एक साथ लेके चलना भी टेढ़ी खीर है। ऑल पार्टी मीटिंग आज हो रही है, क्या रणनीति निकलती है, विपक्ष के साथ क्या सरकार बताती है कि क्या करने वाली है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स हुए ना, अब ये पिछले कुछ घंटों में राष्ट्रपति से मिलने चले गए गृह मंत्री और विदेश मंत्री, राष्ट्रपति को ब्रीफ किया गया है। जैसे मैंने पिछली उसमें कहा कि तमाम डिप्लोमेट्स को विदेश मंत्रालय बुलाया जा रहा है, जो इंडिया में पोस्टेड हैं, दूसरे देशों के जो राजदूत हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग है, ऑल पार्टी मीटिंग को ब्रीफ करने खुद गृह मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह को उसमें आना है। तो ये तमाम चीज़ें दिखा, उस मीटिंग में विपक्ष की तरफ से दोनों हाउस के जो विपक्ष के नेता हैं, खड़गे भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि एक कंसेंसस बनने की बात चल रही है। पर अब मैं आपको 7 अक्टूबर को लिए चलता हूँ, जो इसराइल में हुआ। इसराइल पे 7 अक्टूबर को हमला किया हमास ने, 9 अक्टूबर को इसराइल ने पलट के हमला कर दिया। कौन से डिप्लोमेट से बात की उसने, कौन सा उसने चिंता की कि सबसे अहम राय लेनी चाहिए? वहाँ भी डेमोक्रेसी है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी माइनॉरिटी सरकार को चलाते हैं, मिलीजुली सरकार चलाते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक होता है कर देना, हुआ कर दिया, और फिर उसके बाद दुनिया को अपने साथ लेके चलेंगे। और यहाँ पे जो पिछले 48 घंटों में कदम उठाए गए, ये हर वो कदम है जो इंडियन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी को सूट करते हैं, कि सबको साथ लेके चलना है, नाराज़ नहीं करना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आदमी तैयारी करके चलता है। इजराइल इतना सा देश है, इतना सा, नोएडा और दिल्ली मिला लो तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा। हमारा देश इतना बड़ा देश है कि साला सैकड़ों इजराइल आ जाएंगे, सैकड़ों फ़िलिस्तीन आ जाएंगे। तो आपको हर मूड को, हर सेंटीमेंट को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। और फिर आप दुनिया की सफल डेमोक्रेसीज में से एक हैं, आपके उदाहरण दुनिया भर में पढ़ाए जाते हैं। तो अगर हम ये कंसेंसस बना रहे हैं अपने लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, बगैर इस बात को गंवाए, बगैर इस बात को खोए कि हम कमज़ोर हैं, हम इस बात का, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बार जो होगा वो 26 फरवरी से बड़ा होगा। और जो आपके शायद क्वेश्चन आप सिक्ता से पूछ रहे थे, चीज़ें उसी दिशा में जा रही हैं कि पीओके के अंदर ऐसा कोई स्थिति हो सकती है कि वहाँ पर अपना गवर्नर बैठा हो। ये इस लेवल में बात चल रही है। उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी आपके पीछे नहीं हटेगी, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी आपके साथ ही होगी, बशर्ते कि आप ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, अपना नुमाइंदा बनाएं, जिसके पीछे वहाँ की आवाम खड़ी हो, वहाँ की आवाम बगावत ना कर दे उसको, कि वो आपके साथ कितने भरोसे में है। उस लेवल पे बात चल रही है। और ये आज से नहीं, जब से बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, 14 से लेकर आज 25 हो गया, लगभग 11 साल हो गए, इस बात की कोशिशें होती रहीं, पीओके को लेकर भी और बलूचिस्तान को लेकर भी। भारतीय जो सिस्टम चलाते वाले लोग हैं कि भाई यहाँ पर अनरेस्ट है, पाकिस्तान के साथ ये लोग खुश नहीं है, यहाँ पर अब हमको अपने लोगों को बिठाना चाहिए। इसी से आप पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट भी करेंगे और आप अपने आप को मजबूत कर पाएंगे इस साउथ ईस्ट एशिया के इस नक्शे में। मैं कह रहा हूँ कि इस बार ये आपदा में अवसर है। अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे?
10-11 साल निकल गए। अगर पीओके को लेकर हमने इतने रेजोल्यूशन पास कर दिए, राजनाथ सिंह के तो कई भाषणों में वो औपचारिक तौर पर सदन के बाहर, सदन के अंदर बोल चुके हैं कि हमारा हिस्सा हम लेके छोड़ेंगे, तो अब नहीं तो कब। संजय सर, इसी बात को मैं आप भी आगे बढ़ाइए, जो पीओके वाली जो बात। सुमित कह रहे हैं ना, उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा उस सबसे सहमत होते हुए एक कदम केवल आगे मैं ले रहा हूँ। जो इशू है पीओके से भी इस बार थोड़ा ज़्यादा बड़ा इशू है। बचपन में हम लोग जो गांव घर में जहाँ भी होती थी, एक बात कही जाती थी कि किसी से लड़ाई हो या कोई सांप को इतना कुछ लो कि फिर से उठ के खड़ा न हो जाए, क्योंकि हम लोग को ये कहा जाता था कि सांप का दूसरा लाइफ आता है मरने के बाद, तो इसलिए उसका सर ऐसा कुचल दो कि वो उठ करके खड़ा न हो। इस बार वो स्थिति है। आप शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट जो दिया या टाइमलाइन पे क्या लिख रहे हैं वो सब मतलब नहीं है। आदमी जो है वो आसिफ मुनीर है, और आसिफ मुनीर ने कुछ दिन पहले जो कहा था उसके बाद की ये घटना है। तो और उसको क्या सबक मिलता है, या बाकी एरियाज में हम कहाँ तक जाते हैं, हमें पाकिस्तान एनेक्स करने का कोई मतलब नहीं है। जो एक घटना रुक गई थी, मतलब उस समय सीज फायर के बाद 47 में 48 में, वो पीओके वाला एरिया, और आपने एक तो हमने पहले ख़त्म कर दिया 370 को लेकर के कि पाकिस्तान का इसमें कोई दखल नहीं है। वो रोते रह गए दुनिया भर में, दुनिया भर हमारे साथ खड़ी रही। इस बार का ये जो एक्शन है, और ये मोदी सरकार के लिए टेस्ट भी है जो, और मुझे लगता है कि अभी तक इस बारे में उन्होंने जो कहा है उस पर वो अमल किया है। इस बार का जो एक्शन है, मान लीजिए बहुत सोच करके बहुत लंबा खींचेगा तो फिर वो मसला बनता नहीं कि उसकी जो ग्रेविटी होती, लेकिन उसके लिए वो जो स्ट्रेटेजिक थॉट जाएगा, बाकी तैयारी जाएगी, कहाँ कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना कि ये सही में दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर, समझ रहे हैं, ये एक्ट ऑफ वॉर है उनकी तरफ से। संसद पे अटैक एक्ट ऑफ वॉर था, उस समय हमने नहीं किया। ये एक्ट ऑफ वॉर है जिसमें यही नहीं, अब देखिए चोट कैसे पहुंचाने की कोशिश है। जितने प्रदेश के लोग गए हुए हैं, सारे प्रदेश के लोग हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कश्मीर की अपनी जो अर्थव्यवस्था है, ये सारे प्रदेश मिल करके भी कश्मीर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। अब कोई प्रदेश सिर्फ कश्मीर के लिए, बाकी प्रदेशों में भी एक प्रदेश दूसरे को किसी और फॉर्म में हेल्प करता है, बाकी फॉर्म में हेल्प करता है। ये जो मतलब इंटीग्रेशन या खुशहाली वाला जो चीज़ है ना, उस पर ये है, इसके बड़े लॉन्ग टर्म ये है। तो इसको अगर फुल थ्रॉटल नहीं दबाया गया, क्योंकि वो तो मानते नहीं है, कारगिल में चले आए थे, बार बार वो कर रहे हैं ना, तो हम अगर घुस जाएंगे, हम एलओसी को अगर क्रॉस करते हैं तो क्या गलत करते हैं। और अभी भी ये जो है 71 के बाद इसलिए वो लड़ाई नहीं लड़े, और जो न्यूक्लियर उसका जो हवाला देते रहते हैं कई सारे हमारे यहाँ के भी कॉलमनिस्ट और विद्वान लोग, नहीं दोनों न्यूक्लियर डिटरेंट फलाना चिलाना, तो कारगिल में घुसे थे, उनको नहीं पता था क्या है। और 71 के बाद क्या हुआ, जो कि 71 का एक जिक्र आया, उनको लगा कि डायरेक्ट वॉर में हम नहीं जीत सकते, तो हम ये प्रॉक्सी वॉर हम चालू कर देंगे, और जिसके मतलब 1000 कट्स जो है ना। और उनका एक टेररिस्ट का मानता है कि वी हैव टू बी लकी ओनली वंस, वेयर एज यू हैव टू बी लकी ऑल द टाइम। हम 10 अटैक करेंगे, उसमें एक में निकल जाएंगे, बाकी वो ये वाले का प्रतिकार जो है ना, मेरे समझ से थोड़ा इंतजार करिए, वो आएगा वही जो देश की जनता चाहती है। और सरकार भी एक मैसेज, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि फ्रॉम लैंड ऑफ बिहार टेल द वर्ल्ड, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए